देखिए, पाकिस्तान सिंपल सी बात है। आपको पता है पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कर रहा है? तुर्की के ड्रोन्स बेच रहा है। और इनको आदत है, एक टीवी सीरियल बनाई थी तुर्की ने, आपको पता ही है। और टीवी सीरियल बनाई थी तो बड़ी फेमस हुई, वो एर्दुगुल गाजी करके एक टीवी सीरियल थी। और इमरान खान ने एक्चुअली ये बोला था कि ये इस्लामिक इतिहास है, जबकि वो टीवी सीरियल थी। इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, कहा कि जरूरत के हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। मतलब यहां सीरिया में भी लगातार कार्रवाई। अभी आप देखिए, इतनी बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करके हटा है, हमास के खिलाफ अभी उसकी कार्रवाई जारी है ही, हिजबुल्लाह से, हूती से निपटना उसका लगातार जारी है ही। और यहां देखिए, सीरिया में उसका ऑपरेशन जो ये शुरू हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि ये जारी रहेगा। उधर ये भी खबर आ रही है कि अहमद अल शरा वो छोड़ के भाग गए टर्की। क्या ये बात सही है? आपके पास भी ये खबर है? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में देखा है, मेरे पास ऐसी कोई इसका प्रूफ नहीं है, या मैंने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। लेकिन इसमें खूबसूरती की बात यह है कि अहमद अल शरा को तुर्की ने ही इंस्टॉल करवाया था। अब अगर वो तुर्की भाग जाता है, जो कि सोशल मीडिया डिक्लेयर कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा यहां पे यानी कि एक वॉइड है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है ना, इजराइल बड़े सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है ना सीरिया के पास एयर डिफेंस है, उसको पता है ना लेबनान में है, ना गाजा में है, ना ईरान में है, किसी के पास एयर डिफेंस नहीं है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर इजराइल के अटैक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स होती है, एयर स्ट्राइक्स जी, क्योंकि उनका हवाई जहाज जाके तेहरान के ऊपर, दमिश्क के ऊपर नाच गाना करे, किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये जो बात कही जा रही है, एक और बात समझिए, अगर अहमद अल शरा वहां टर्की की तरफ से प्लांट किए गए थे, तो फिर उनका वहां से भागना, वापस टर्की पहुंचना, ये जो वॉइड की बात की जा रही है, यहां पाकिस्तान के सीने में क्या चल रहा होगा जरा वो भी समझेंगे। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के राजधानी दमिश्क छोड़ने की खबरों के बीच, राष्ट्रपति अहमद अल शरा परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भागने की खबरों के बीच, ये अल शरा के इदबीब की तरफ भागने की खबरें भी हैं। सीरिया का इदबीब शहर तुर्की सीमा के करीब है। प्रेसिडेंट अल शरा के दमिश्क छोड़ने की बात ऐसे वक्त में कही जा रही है जब ड्रूज बहुल सुवेदा में फिर से सीरियाई सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो सवाल ये है कि ये जो खलीफा बनने की चाहत, ये भी समझाइए सर, ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है अहमद अल शरा गए इदबीब की तरफ भागे और वहां टर्की दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपने कहा, ये क्योंकि वो सभी जो टर्की को खलीफा बनते देखना चाहते हैं, उनको क्या बीत रही होगी, उन पर, पाकिस्तान पर क्या बीत रही होगी? देखिए, पाकिस्तान सिंपल सी बात है। आपको पता है पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कर रहा है? तुर्की के ड्रोन्स बेच रहा है। और इनको आदत है, एक टीवी सीरियल बनाई थी तुर्की ने, आपको पता ही है। और टीवी सीरियल बनाई थी तो बड़ी फेमस हुई, वो एर्दुगुल गाजी करके एक टीवी सीरियल थी। और इमरान खान ने एक्चुअली ये बोला था कि ये इस्लामिक इतिहास है, जबकि वो टीवी सीरियल थी। तो ये एक उनके दिमाग में है कि जो तुर्की है, इट विल बिकम द हेड ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। और ये फिर सऊदी अरब से पैसे भी लेते हैं पाकिस्तानी। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि ये देखिए साहब, यहाँ ये दमिश्क है और यहाँ पे गोलान हाइट्स हैं, जहां से इजराइल जब मन चाहे नीचे आके एक थप्पड़ मार के वापस चला जाता है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस भी है, ये दिखाई दे रहा है इजराइल जी, जहां इजराइल के यहाँ पे गोलान हाइट से नीचे आता है ना वो दमिश्क की ओर। और दमिश्क के 25-30 किलोमीटर दूर इजराइल की जो ब्रिगेड थी, गोलान ब्रिगेड, वो आ चुकी थी, एक जमाने में आ चुकी थी, आज से कुछ महीने पहले। तो अब यहाँ पे चला गया इदलिब पे, यहाँ से बस यहाँ से कट मारेगा, तुर्की के अंदर बच जाएगा ये आदमी। तो ये यहाँ पर क्या पीके श्रीवास्तव सर, ये कितना बढ़ता दिखाई दे रहा है? ये होगा, ये रिस्ट्रेंट तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? सीरिया न जाने कितने दिनों से ऐसे ही चल रहा है। जैसे शरा का एक अभी बयान फिर भी आया है। शरा ने बोला है कि ड्रूज हमारे भाई हैं, वो हमारे ही हैं, हमें इंटीग्रेटेड रहना है। तो भागने की खबर से उसका तालमेल बैठता है। भागने से पहले आदमी कहने लगता है ना, हम सब भाई भाई हैं। और ये बात है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल गोलन हाइट पर बैठा हुआ है और वहां से पूरा का पूरा सीरिया दिखाई देता है, लेबनान दिखाई देता है, वो सबको मारेगा। और ड्रूज, एक दर्शकों के मन में ख्याल आता होगा, हमने हमास की बात की, हमने बात की हिजबुल्लाह की, हूती की, हम लोग प्रतिशोध में बात करते रहे। कई लोग पूछ रहे थे कि ड्रूज क्या बला है, ये कहां से नए लोग आ गए। और HTS क्या है? तो HTS सपोर्टेड बाय तुर्की है, ठीक है, और ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल है। तो ये घमासान है, दोनों घमासान चल रहा है। लेकिन ये घमासान है। वो चाहते हैं कि ड्रूज हमारे बॉर्डर पर बैठे रहें, और ड्रूज को अगर आपने कुछ तंग किया तो ड्रूज के सपोर्ट में इजराइल जाके मारता है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जहां भाई भाई की बात की जाए ना, वहां असल में भाईचारा होता नहीं है। भाई भाई बहुत नारा लगे ना कि फलाने फलाने भाई भाई, आपको याद होगा चीनी गुंजाइश होती है, हिंदी भाई भाई भाई, इसीलिए इसकी गुंजाइश। और सीरिया के सुवेदा में फिर से भीषण जंग इसीलिए छिड़ी हुई है। बेडौइन मिलिशिया ने ड्रूज पर किया हमला। ये वहां की एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्राइबल लोगों की एक तरीके से जमात है।
ड्रूज पर हमला किया और हमले में ड्रूज समुदाय के कई लोग जख्मी, और अभी तक आप ये समझ ही चुके हैं कि ड्रूज के साथ इजराइल खड़ा हुआ है और यहाँ पर बेडोइन मिलिशिया उनके अगेंस्ट आए हुए हैं। तो ये संघर्ष आगे क्या कहां ले जा रहा है, इस पूरे खित्ते को कहां ले जा रहा है? खित्ते का तो पता नहीं क्या हाल बेहाल हो गया है दिनेश भाई। यहाँ पे ये हो रहा है कि बेडुइन्स पहले एक जमाने में ये जिसको कहते हैं कि नोमैड्स हुआ करते थे, कभी यहाँ गए वहां गए, टेंट अपने साथ ले जाते हैं। अब इनका मिलिशिया बना है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, RDX है, AK-47 है और गाड़ियां भी हैं, और दे आर फुली सपोर्टेड बाय अहमद अल शरा। अब ये लोग जो हैं, इसमें कई लोग जो थे वो अलकायदा वाले हैं, कई लोग इस्लामिक स्टेट वाले हैं, और ये चढ़ दौड़े ड्रूज के ऊपर, राइट। तभी तो उनकी जो कॉन्वॉय जा रही थी उसके ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी है कि हाँ तुम इनके साथ लड़ रहे हो, लो हम तुम्हें ठोकते हैं। इजराइल देख रहा है पूरा ऊपर से, और इजराइल मार रहा है इनको। तो इससे एक चीज और देखिए, ये जो नोमैडिक इधर के लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं और जिनको आप कह लीजिए कि बंजारे होते हैं, खाना बदोश टाइप, खाना बदोश एक साथ मिलते हैं, तो वहां पर कितनी शांति की बातें होती हैं, जरा ये भी देख लीजिए। हमारी तरफ से, हमारे यहाँ कभी कोई अगर प्रीचर निकलता था, कहीं जाता था, तो शांति का संदेश और जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए ये सिखाता है। और वहां क्या हो रहा है ये भी देखिए। मिडिल ईस्ट में फिर से हालात तनावपूर्ण है। सीरिया पर इजराइल के भीषण हमले से बौखलाया हुआ है ईरान। इजराइल की घेराबंदी का ईरानी फरमान जारी। इजराइल को घेरने की तैयारी में है प्रॉक्सी गुट। हालांकि इजराइल के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। इजराइल को इसकी आदत है, घेरो कितना घेरोगे, और वो हर तरफ एक साथ दसों दिशाओं में वो लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। लेकिन ईरान इतनी जल्दी फिर से कोशिश करेगा, ये सोच नहीं रही थी दुनिया। हमने कल क्या बात करी थी? इजराइल ने बोला कि बम धमाके हम करेंगे, ठीक करे। कल हमने ये बोला था कि ये स्टेल्थ बयान दे देगा, बोला था स्टेल्थ बयान। ये स्टेल्थ बयान दे दिया इसने। तो ईरान का काम खत्म हो गया है, ईरान का पलटवार खत्म हो गया है। ईरान ने बयान दे दिया कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बस तुम समझ लेना, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, और अगली बार तुमने हाथ लगा दिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये ईरान ने समझा दिया, अब ईरान ठंडा हो जाए। ये देखिए, युद्ध की ये भी एक टैक्टिक है। हो सकता है आज तक किसी सुनजू ने या किसी गुंजू ने किसी किताब में ना लिखा हो, लेकिन ये भी एक टैक्टिक है कि जब मार पड़े तो फिर से पलटिए, कहिए हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और जब और मार पड़े फिर से हम छोड़ेंगे नहीं, इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान तो खैर इस मामले में सबका अगवा है। अगली खबर देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा ऐलान। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा। पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब पूरे के पूरे यूरोप पर बम बरसा देना चाहिए। पुतिन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद दिमित्री मेदवेदेव को ही रूस का राष्ट्रपति बनाया था, और उन्हें पुतिन के हाथों का एक तरीके से कठपुतली भी माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि दोनों एक दूसरे की छाया के तौर पर हैं। ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की है तो इस पर जाहिर है दुनिया गंभीरता से सोचेगी। कहा है अब तो वक्त आ गया है कि यूरोप पर बम गिरा देना चाहिए। मतलब अब यूक्रेन से बात आगे बढ़कर यूरोप की तरफ जा रही है, और इधर ट्रंप के कॉल जा रहे हैं कि तुम समझौता करो, सिर्फ 50 दिन बचे। देखिए, सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने उससे पूछा, ये हमने कवर करा था प्रतिशोध में। ट्रंप ने बोला जेलेंस्की क्या तुम मॉस्को को मार दोगे? जेलेंस्की ने बोला हाँ। फिर इसने बोला मैं तो न्यूक्लियर मार दूंगा, पुतिन ने। फिर ये कहता अच्छा सुनो तुम मॉस्को को फिलहाल छोड़ दो। ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। टैको बोलते हैं, TACO, टैको, खाने वाला टैको होता है। एक टैको है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये अमेरिका में बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, ट्रेंड कर रहा है अमेरिका में। टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये भाई आज धमकी देता है, कल बैक ट्रैक। इसलिए मैंने बोला था, सबको मैं बोलता हूं, जब ट्रंप धमकी देता है घर जाओ 3 दिन के लिए सो जाओ, ये 3 दिन के अंदर भाई अपना दिमाग बदल के कुछ और कह देगा। ये जो टेंशन नहीं लेने का। ये जो आप टैको कह रहे हैं जी, पीके श्रीवास्तव सर, हिंदुस्तान में तो इसके लिए पलटू राम कहा जाता है, किसी एक नेता को आप जानते हैं। तो अब वो पलटू राम भी कई बार कॉम्प्लेक्स में आ जाते होंगे कि यार मैं कहां ठहरता हूं इनके आगे। बिल्कुल नहीं ठहरते, आप बिल्कुल सही कह। ट्रंप के आगे आज कोई नहीं ठहर पा रहा है ना। इतनी पलटी हमने यही देख ली है। और टैको वर्ड वहां बहुत पॉपुलर है। टैको बेल्स करके टैको मिलता है और लोग खाते रहते हैं। अब लोगों ने टैको का एक्सपेंड कर दिया कि भाई ये हम खा रहे हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन, ट्रंप ऑलवेज चिकन। और ये टैको आजकल बड़ा चल रहा है ना। मैंने पहली बार जब देखा टैको है क्या, रोटी के बीच में हमारी जो सब्जी बीच में हम दबा के खा लेते थे ना, बिल्कुल आज भी खा लेते हैं रोटी के बीच में। अब वो उनकी रोटी के बीच में सब्जी दबाते हैं तो उसको नाम देते हैं टैको। आपको लगता है अरे बड़ा फैंसी नाम है, ये है टैको की हकीकत। और टैको की हकीकत वो जो ट्रंप कर रहे हैं। अगली खबर यह है, ईरान के 2 बड़े कमांडरों की मौत। 5 दिनों में हुई दोनों कमांडरों की मौत। ईरानी कमांडरों की मौत के पीछे कई दावे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है
कि 1988 में कोई केमिकल वेपन मारा गया था इजराइल की तरफ से इन दोनों को, एक तरीके से डंक मार के छोड़ दिया गया था, और ये 38 साल बाद भाई लोग दोनों सिधार गए। मतलब ये भी चल रहा है। अब वर्दी पहनने वाला नहीं कोई ईरान में, वर्दी पहनने वालों की कमी होती जाएगी। वो कहेंगे हमें सिविल में रखो। नहीं वो अरे सर, वो जैसे पीएफ वगैरह में पैसे जमा कराते हैं तो चक्रवर्ती जो आप कहते हैं ब्याज, ये चक्रवर्ती वाली मार ये तब मारा था 88 में, कहते हैं कोई केमिकल वेपन मारा था, और आज उनकी डेथ हुई है। पता नहीं क्या चक्कर है। ये वेपन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं, हमें तो वही मुझको ये भी लगता है गुप्त वेपन है। हाँ, नहीं, हाँ, नाम याद आया दिनेश, ये मोसाद वेपन है। ये मोसाद वेपन है जो 38 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था ईरान में, डंक अब मार दिया है। नहीं, मुझको एक चीज और लगती है सर, कि हो सकता है मोसाद का जब इस तरीके का रौला हो गया है, इतना पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, यहाँ कई लोग भाई लोग अपना स्कोर सेटलिंग भी उसकी आड़ में कर लेते होंगे। बगल वाले को टपकाया, हो सकता है मोसाद हो। अब ये हजम नहीं होता कि 38 साल अगर लेड जैसा कोई स्लो पॉइजन भी दे रहे हो भाई साहब, तो 10-15 साल में खेल खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ इतने दिनों तक रोक कर अगर जा रहा है कोई 38 साल, तो हो सकता है वहां कहीं आपस में स्कोर सेटलिंग होती है, मोसाद ने कर दिया। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि मोसाद के नाम का नारियल वहां पे फोड़ दिया हो। लेकिन अब इसके पलटवार में जब मोसाद का नाम चली गया है, तो अब देखना कल एक ईरान का या परसों एक ईरान का बैलिस्टिक बयान आएगा। स्टेल्थ आ चुका है, अब बैलिस्टिक बयान आएगा, उसके बाद क्रूज बयान आएगा, सारे बयान आएंगे, ड्रोन बयान आएगा, सारे के सारे बयान ईरान के आएंगे। अब आप देख लीजिएगा कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे बयान बच गए, बता रहे हैं आपने चक्रवर्ती बोल दिया सर। अरे चक्रवर्ती तो सम्राट होता है, चक्रवृद्धि था एक्चुअली। हो सकता है ये यहाँ पे जुबान फिसली हो, मर्म समझ रहे हैं हमारे दर्शक। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया आतंकी संगठन। टीआरएफ ने ही पहलगाम में मचाया था कत्लेआम। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ही ब्रांच है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें करता रहा है ये टीआरएफ। अब मुझको एक चीज और लगती है, लश्कर ए तैयबा वो आ गया फिर जमातुद दावा के साथ, आपने सबको, इसको ही बैन कर दिया, इसको ही बैन कर दिया। अभी आ गया ये टीआरएफ का, फिर से बैन हो सकता है ये उस तरीके से हो जाए। अमेरिका ने तो मान ही लिया। ये इस तरीके के नाम बनाते रहेंगे, बैन होते रहेंगे, लेकिन पर्पस का सर्व होगा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, सिंपल सी बात है, इसके बैन होने से ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। भारत ने अमेरिका को कन्विंस करा, कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर एंड टीम। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू से एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही चीज तो लश्कर ए तैयबा के साथ हो चुकी है। उसने 26/11 कर दिया जो उसको करना था। जैश ए मोहम्मद को पुलवामा करना था, उसने करा। क्या उसके पहले वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? क्या यूएन और यूएस उसको आतंकी संगठन नहीं समझते थे? समझते थे। टीआरएफ को भी समझ लिया। हमें ये यूएस ने जो करा भाड़ में जाए, हमने क्या करना है ये हमें देखना है। जब हमें पता है कि टीआरएफ के ठिकाने पाकिस्तान में, मैं अक्सर कहता हूं नल जो है ना, इसका नल, आतंकियों का नल, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में घुस के नल बंद करना पड़ेगा। कश्मीर में ऑपरेशन करने का ज्यादा फायदा नहीं है, लिमिटेड फायदा। दिनेश, इसको भी IWT ट्रीटी टाइप जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वहां भी नल बंद करना पड़ेगा। अब ये टंकी ही रोकनी पड़ेगी सर, रोकनी पड़ेगी। और गौरव एक फर्क पड़ेगा जरूर, ये जो जाके मौज करते थे यूएस में, वो मौज नहीं कर पाए। अच्छा, यूएस का ट्रैवल बंद हो जाएगा। और अगर उन्होंने तो सर ये बताइए, द रेजिस्टेंस फ्रंट की जगह ये द रेजिलियंस फ्रंट नाम से आप सामने आ गए। नाम हाँ, तो नाम बदलेंगे फिर सामने आ जाएंगे। ये बात है। लेकिन ये बंदे जो उसमें अभी लिस्टेड हो गए हैं, इनका जाना आना बंद हो जाएगा यूएस में। इनका अगर कुछ वहां घर वगैरह है तो फ्रीज हो जाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा। ये तो वहां जाना चाहते हैं सर, यूएस कहां जाना? हाँ, नहीं, ये वाले नहीं जाना चाहते। नहीं, यूएस में चाहते हैं। 72 यूएस में थोड़ी मिलती है, तो ऊपर मिलती है सर। लेकिन 72 हूर औरों को भेजेंगे ना, मदरसे में रखा है। तो मैं भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऊपर जाना चाहते हैं तो आप व्यवस्था कीजिए। फिर व्यवस्था कीजिए, फिर तो किसी भी नाम से आए व्यवस्था। बहुत बार कह चुके हैं कि प्रीएम्प्शन इज द बेस्ट वे। हाँ, और वो जो आप कह रहे हैं ना सर कि नल बंद होना चाहिए, अब तो सर तारा सिंह टाइप नल उखाड़ देना चाहिए सर। हाँ, अब और आधे पाकिस्तानी पहनते, अब देखिए जरा, आप देखिए पाकिस्तान, जज्बा देखिए आप। आधे पाकिस्तानी पहनते हैं सेकंड हैंड कपड़े। गैलप और गिलानी पाकिस्तान ने किया सर्वे। वहां का एक सर्वे, ये ग्रुप है गैलप एंड गिलानी, उन्होंने सर्वे में बताया कि 48% पाकिस्तानी पुराने कपड़े खरीदते हैं। सेकंड हैंड बाजारों से स्वेटर, कोट, कुर्ते खरीदते हैं। अब आप ये तो जानते हैं किस तरीके के हथियार खरीदते हैं, वो तो आपको मालूम है। अब ये कपड़े कैसे आप किसी का कपड़ा पहन सकते हैं क्या? सोचिए। और मुझे तो लगता है कि ये किस तरह के कपड़ों पर किया गया है, जो हम अंदर पहनते हैं कपड़े, क्या उस पर भी ये सर्वे? और मैं तो ये कहता हूँ ये निश्चित रूप से वैसे कपड़े भी सेकंड हैंड पहनते होंगे। राम। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है सर। और ये गैलप एंड गिलानी, ये 48% लोग जी सर कैसे पहन सकता है कोई दूसरे का कपड़ा? पहन रहे हैं, उतरन पहन रहे हैं 48%। अच्छा, लेकिन किसकी?
अब पता नहीं सर, जिसकी ये सर ये नहीं, मुझको लगता है सर आधे साल इनके चीन से आते होंगे, आधे साल अमेरिका से आते होंगे, बाकी बचे कुछ समय में तुर्की दे देता हो। जो अंदर की बात कर रहे हो तुर्की से आता है। जो आप बात कर रहे हैं अंदर की, वो मामला तुर्की से आता है, ठीक है। और बाकी जो है वो थोड़े से अमीरी वाले कपड़े अमेरिका से और नॉर्मल वाले चाइना से, जो अमेरिकन ने पहन के फेंक दिया, जो चाइनीज ने पहन के फेंक दिया, और जो तुर्की ने अंदर वाला पहन के फेंक दिया, वो डायरेक्टली पैक करके भेजो एज एड पैकेज टू पाकिस्तान। ये खुद ही कह रहे हैं भाई साहब 48, ये कौन से 48, ये यानी कि हाफ ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन उतरन पहन रही है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझ गया जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैलप एंड गिलानी की जगह अगर गैलप एंड सम स्वेट होता या कुछ और होता, गिलानी ना होता उसमें, तो ये 48% की जगह 98% होता। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद। ये अगर ऐसा है तो ये अंदर की बात है, आज सामने आ गई है, ये बाहर आ गई है। असल में पाकिस्तान को लगता है सेकंड हैंड की आदत पड़ गई है। सेकंड हैंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। पीके श्रीवास्तव सर ये आपको बताएंगे सर। देखिए कपड़े नहीं है तो लंदा बाजार है वहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लंदा बाजार बने हुए हैं। ये क्या होता है कराची में जहाँ ये कपड़े मिलते हैं। हो पूरा बाजार का बाजार है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उसी में घुस लगा हुआ। उत्तरायण उन्होंने बताई ना, उत्तरायण बाकी लोगों की तो आ गई, वो जनरल जो उतारते वो भी तो जाएगा वहीं पर। अच्छा, नहीं तो जनरल भी वहां क्या उतरन पहन रहे हैं? जनरल वो नहीं पहन रहे हैं, वो तो माल सब ले रहे हैं ना। अच्छा। अपनी उतार के अपनी कौम को दे रहे हैं। अब ये कौम जज्बे में है और जनरल उतार के दे रहे हैं। जनरल कब्जे में है।